हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही थी और बहुत अच्छा आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया। बहुत अच्छा मैसेज हमें सभी तरह से मिले हैं। जितने भी हमारे छात्र और छात्राएं थे, वो कक्षा 9th के हों या कक्षा 10th के या कक्षा 12th के, जितने भी मेरे छात्र और छात्राएं एग्ज़ाम दिए, बहुत अच्छा एग्ज़ाम जिनका गया है और जिनका नहीं भी गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। बस निरंतर आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कंटेंट को पढ़ने का। और डीप में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा उतना आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन क्लास टेंथ जो हम लोगों ने क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ जुलाई में, उसका हम लोग देखेंगे। त्रिमासिक परीक्षा हुआ सोशल साइंस SST, जो कि काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस, जिसमें कि आपको 4 बुक देखने के लिए मिलता है। हिस्ट्री देखने के लिए मिलता है, जियोग्राफी देखने के लिए मिलता है, पॉलिटी देखने के लिए मिलता है और इकोनॉमिक। ओवरऑल ये 4 बुक को कवर किया जाता है, तो एक बड़ा सिलेबस होता है इसके अंदर। लेकिन जो बच्चे इसको मन से पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आता है सोशल साइंस पढ़ने में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन का। देख लेते हैं एक बार, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन काफ़ी मज़ेदार होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आज ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं, यह वीडियो आप लोगों के लिए है क्लास 10th का। क्लास 10th त्रिमासिक परीक्षा जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का हम लोग आज 70 क्वेश्चन का हम लोग एनालाइज करेंगे। देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह का, तो हम लोग इसी का क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। जिस तरह से आप लोगों ने पिछले जितने भी वीडियो बनाए हैं उन पर प्यार और आशीर्वाद दिए, उसी तरीक़ा से आप लोग इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि ये सोशल साइंस क्लास 10th का है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि प्रश्न के उत्तर देने से पहले निर्देश को पढ़ लें। तो पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, तो हमें नहीं लगता है कि आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत होगा और या इस क्वेश्चन को आपने जो एग्ज़ाम दिया उस क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे देखते हैं। और इंस्ट्रक्शन नंबर 6 में आप लोग देखिए, लिखता है कि 70 ऑब्जेक्टिव है, 40 बनाना है, पर में 1 नंबर मिलेगा। बनाना OMR शीट पर गोला करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। खंड ब में देख लीजिए क्या बोलता है। खंड ब में लघुत्तरीय 5 विषय हो गए। लघुत्तरीय 20 प्रश्न मिलेंगे, 10 प्रश्न को बनाना है, 2-2 मार्क्स का आपका आंसर रहेगा। 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से कि आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, 5-5 अंक रहेगा। तो बाबू लघुत्तरीय 2 नंबर का रहेगा, दीर्घोत्तरीय 5 नंबर का और ऑब्जेक्टिव जो है वो 1 नंबर का रहेगा। बाबू इस चीज़ को ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए बाबू, काफ़ी बेहतरीन PDF बनाए हैं इस बार आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके। वीडियो अच्छा लगेगा ना बाबू तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि तुम लोग जितना प्यार और सपोर्ट दिखाते हो ना, तो मज़ा आता है हमें भी इस तरह का एनालाइज करने में। आप देख सकते हैं लगातार हमारा जितना भी वीडियो है बाबू, सारे वीडियो पे आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हम सारे क्वेश्चन का एनालाइज करके उस क्वेश्चन से जितना क्वेश्चन बन सकता है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया? मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया था? तो मार्टिन लूथर ने राजतंत्र का विरोध किया, रंगभेद नीति का विरोध किया और लोकतंत्र का। तो इसमें से कोई है क्या? तो इसमें से किसी का भी विरोध नहीं किया था, है ना। तो याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग ने 16वीं शताब्दी के जर्मन साम्राज्य सुधारक थे, है ना। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? एक समाज सुधारक थे। ये भी क्वेश्चन पूछेगा मार्टिन लूथर किंग कौन थे, तो समाज सुधारक थे। इन्होंने धार्मिक
धार्मिक भ्रष्टाचार और पोप की तानाशाही के विरोध किया था बाबू। इसमें से ना राजतंत्र का विरोध किया था, ना रंग भेद का, ना लोकतंत्र का। ये जो विरोध किया था मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने तानाशाही और भ्रष्टाचार के विरोध किया था। तानाशाही और भ्रष्टाचार का विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं, ना तानाशाही है ना भ्रष्टाचार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, किसने अपने आदेश में अनिवार्य सैन्य लागू किया? अपने आदेश से सैन्य लागू किया किसने किया था? तो भाई बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क के द्वारा लौ रक्त एवं लौ की नीति अपनाया गया था। लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? यही बिस्मार्क साहब ने अपनाया था। इसी नीति को मजबूत करने के लिए सभी पुरुषों को सैन्य सेवा लागू कर दिया था। बिस्मार्क साहब ने सैन्य सेवा लागू कर दिया था सभी पुरुषों को, है ना, रक्त एवं लौ की नीति के लिए। चलिए ए नंबर आपका राइट आंसर हो गया। 2 को आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? भाई ये रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क जो था ये रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था बाबू। ये था 3 मार्च 1918 को हुआ था। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था बाबू। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह हुआ था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हस्तांतरित एक शांति संधि था। ये संधि था यह एक शांति संधि था। तो 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इतना आसान क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? भाई गैरीबाल्डी एक नाविक था। नाविक का अर्थ क्या होता है? नाव चलाने वाला। देखिए इतना अच्छा से बता दिए कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नाविक का अर्थ क्या होता है? नाव चलाने वाला। इटली एकीकरण के प्रमुख नायक था। जब इटली का एकीकरण हुआ था उस टाइम जो गैरीबाल्डी जो था बाबू, वहाँ का कौन था? प्रमुख नायक था। इस चीज को याद रखिएगा, प्रमुख नायक था। गैरीबाल्डी कौन था बाबू? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नाविक का अर्थ क्या होता है? नाव चलाने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है बाबू? क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो याद रखिएगा, सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 को हुआ था, जिसके बाद यह 15 स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया था। सोवियत संघ का विघटन 1991, ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये 15 स्वतंत्र देशों में विभाजित हुआ था, बट गया था बाबू। क्या हुआ था? ये बट गया था, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब हुआ? तो 1918। 1918 में जो है ना, महिला जो थी हमारी माता जी, उसको जो है ना वोट देने का अधिकार मिल गया। ठीक है, 1918 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेना कांग्रेस के अध्यक्षता किसने किया? मेटरनिक ने। 1814 से 1815 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1814 से 1815 में मेटरनिक ने वेना कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। यह अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक भेदभाव पाया गया था? श्रीलंका में पाया गया था। भाषा के आधार पर सामाजिक भेदभाव ये श्रीलंका में ही पाया गया था। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा, ये कब हुआ था? 5 मई 1818 जर्मनी के ट्रायर शहर में हुआ था। पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ट्रायर शहर में हुआ था। ट्रायर शहर कहाँ है बाबू? तो ट्रायर शहर सर जर्मनी में। ट्रायर शहर कहाँ है बाबू? तो ट्रायर शहर जो है ये जर्मनी में है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है किसने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। तो लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी का जीवनी लिखा था। ये उर्दू में था 1896 में। 1896 में गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है क्रीमिया युद्ध किसकी पराजय हुई थी। क्रीमिया युद्ध में, ये जो क्रीमिया युद्ध हुआ था बाबू, इस युद्ध में किसकी जो है पराजय का मतलब हार, किसका हुआ था बाबू, रूस का हुआ था। ये क्रीमिया युद्ध हुआ था कब था, 1853 से 1856 के बीच में। रूस को ब्रिटेन से हार मिला था, रूस को ब्रिटेन से हार मिला, फ्रांस को तुर्की से। याद रखिएगा क्रीमिया युद्ध में रूस को जो हार मिला, किससे हार मिला, तो रूस को ब्रिटेन से हार मिला और फ्रांस को तुर्की से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू, अगला बोलता है कि किस देश में संगठनात्मक शासन व्यवस्था है। तो याद रखिएगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देश में। तो निम्नलिखित में से सभी हो जाएगा, है ना, निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था इन सभी देशों में उपस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उसमें जो है किसका हार हुआ था, तो भाई तुर्की का हार हुआ था। तो 13 का राइट आंसर तुर्की हो जाएगा। देखिएगा 1832 की कुस्तुनतुनिया का संधि हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पटा 1453 में हुआ था। कुस्तुनतुनिया क्या है भाई, तो कुस्तुनतुनिया एक मार्ग है, रास्ता है सर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना वो फ्रांस का एक सम्राट था, है ना। 14, ये बोनापार्ट जो है 1804 से 1814 तक, 1804 से 1814 तक था। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था भाई, तो ये फ्रांस का शासक था सर। यंग इटली संगठन का स्थापना किसने किया था। यंग इटली संगठन ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, स्थापना किसने किया था। तो ये किया था मेजनी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, मेजनी के द्वारा यह किया गया था। यंग इटली का संगठन का स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। यह एक गुप्त जो है राजनीतिक आंदोलन था। इसका स्थापना 1831 में किया गया था। यंग इटली का जो है स्थापना 1831 में किया था और यह जो था सर, यह एक गुप्त आंदोलन था सर, यह एक गुप्त आंदोलन था। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौ का नीति भी बिस्मार्क के द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में 10 मई 1871 पर हस्ताक्षर किया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। कोई दिक्कत नहीं होता है रे, मन से पढ़, एकदम सब देखिए एकदम बढ़िया से लिख दिलिए पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं होता है। पूरा पीडीएफ एकदम चक होता है। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था बताओ। तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा करो और मरो नहीं था बेटा, करो मरो नहीं था, जय जवान जय किसान नहीं था, वंदे मातरम, ये तो भारत का है। तो फ्रांस का बता रहा, तो फ्रांस में बोला था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व होना चाहिए 1789 ईस्वी में। करो और मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने।
ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जय जवान जय किसान का नारा 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम हम लोगों का क्या है बाबू, राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये रचित है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये रचित है वंदे मातरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दास कैपिटल पुस्तक किसकी रचना है? दास कैपिटल पुस्तक किसकी रचना है भाई? तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स, यह कार्ल मार्क्स याद रखिएगा। रूसो सामाजिक अनुबंधन के लिए प्रसिद्ध था। रूसो क्या था? सामाजिक अनुबंधन के लिए प्रसिद्ध था। स्टालिन कौन था? सोवियत संघ के नेता थे। सोवियत संघ के नेता कौन थे? स्टालिन थे, याद रखना। लेनिन कौन था? रूसी क्रांति था। लेनिन कौन था? रूसी क्रांति। देखिए सबके बारे में लग गया। तो कार्ल मार्क्स कौन था? तो कार्ल मार्क्स एक जो है दास कैपिटल रचनाकार थे। आगे बढ़ते हैं। रूस में साम्यवादी शासन किसने स्थापित किया? रूस में साम्यवादी शासन स्थापित किसने किया था? तो बाबू लेनिन के द्वारा किया गया था। लेनिन ने ही रूस में साम्यवादी शासन स्थापित किया था। ये कब किया गया था बाबू? 1917 में अक्टूबर क्रांति हुआ था। 1917 में अक्टूबर क्रांति हुआ था। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? स्वतंत्र प्रकार की संस्था। स्वतंत्र का भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की स्वतंत्र था? ठीक, ओके। निम्न में से कौन भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं पूछ रहा? नहीं है तो दोहरी नागरिकता, ये दोहरी सरकार, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, लिखित, ये सब विशेषता है। ठीक है, भारतीय संघ की विशेषता नहीं है तो दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। याद रखना, संविधान का आर्टिकल 19 में क्या चीज़ है भाई? तो मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 और भाग 3 में मौलिक अधिकार किस में, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में भाग 3 में। आगे बढ़ो। आगे बोलता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं पूछ रहा? आधार नहीं है। आधार क्या नहीं है? मानवता सभी मनुष्य को आपस में जोड़ती है। ठीक है, मानवता का आधार नहीं है। धर्म का, भाषा का, जाति का, मानवता सी। 25 नंबर में बोलता है किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो भाई यूगोस्लाविया 1990 में यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारणों विखंडन का सामना करना पड़ा। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ? 2006 में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना अप्रैल 2006 में किया गया। नेपाल एक विशाल आंदोलन के बाद बदला गया है। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? नेपाल में। सप्त दलीय गठबंधन नेपाल में बनाया गया था, ये चीज को याद रखिएगा। राजशाही को समाप्त करें, है ना, इसका कारण था सप्त दलीय जो गठबंधन हुआ था, इसका मेन कारण क्या था कि राजशाही को बाबू समाप्त करो, राजशाही को काटो, है ना, तो ये नेपाल में था। प्रोटेस्टेंट
और कैथोलिक समूह के संघर्षों के लिए किस देश को जाना जाता है? आयरलैंड को। आयरलैंड को प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूह के लिए संघर्ष के लिए आयरलैंड को जाना जाता है। बाबू इस चीज को ध्यान देना, इस चीज को ध्यान देना। क्वेश्चन आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को क्यों आवश्यक माना जाता है? इन सभी के लिए, इन सभी के लिए माना, राजनीतिक स्थिति के लिए, शांति के लिए और एकता के लिए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को क्यों आवश्यक माना गया? इसीलिए कि सत्ता में रहना है तो राजनीतिक स्थिरता के लिए, शांति बनाए रखना और एकता के लिए। सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार की होती है? सत्ता की साझेदारी 4 प्रकार की होती है। सर सत्ता की साझेदारी 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है? याद रखिएगा, सत्ता की जो साझेदारी होती है वो 4 प्रकार से होती है। कौन सा होता है? क्षैतिज विवरण, ऊर्ध्वाधर विवरण, सामाजिक समूह, राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच। ये चारों का चारों हमारा क्या है बाबू? चारों का चारों हमारा सत्ता का साझेदारी की साझेदारी है। ठीक है। सत्ता की साझेदारी किस देशों में सफल मानी जाती है? बेल्जियम। बेल्जियम जो शहर था, बेल्जियम शहर, उसमें सत्ता की साझेदारी को सफल माना गया। लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का आधार है सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र का आधार है सत्ता की साझेदारी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान तो हमारा 1950 में हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे के द्वारा। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नस्क थे। नस्क कौन था? अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र के बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े लेखक थे। कौन? नक्श। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधा है? निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधा है? बाधा है, जी हाँ, सभी चीज बाधा है। गरीबी विकास नहीं होने दे रहा है, बेरोजगारी विकास नहीं होने दे रहा है, बाढ़ से भी नुकसान हो रहा था। इनमें से सभी। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? सर यूएनडीपी के द्वारा। द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। यूएनडीपी WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 चीज हो जाएगा। ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, हम जब तक मतलब ये है तो ये क्लियर रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का C हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है बाबू? ध्यान से देखना। बोलता है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा गया? प्राथमिक क्षेत्र, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, किसको कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। राइट आंसर C हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है?
बीमारू राज्य, है ना, कब लागू हुआ? 1981। 4 बीमारू राज्य, 4 देखिए राज्य होता है बीमारू, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। ये 4 राज्य हमारे बीमारू राज्य हैं, ठीक है, पिछड़ा श्रेणी में आते हैं। तो बिहार हमारा, इनमें से कौन सा हमारा? बिहार है, तो बिहार हम ले लेते हैं। 39 का बी। आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना, कोई भी जल नल योजना, है ना, जल नल योजना, ये सारा का सारा योजना कौन देता है? तो हमें प्रधानमंत्री ही देता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। 40 हो गया मेरा। 41 नंबर में देख लो बेटा क्या है। 41 नंबर में बोलता है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव न है। यह बात किसने कहा? महात्मा गांधी तो होगा ही नहीं, महबूबुल हक होगा नहीं क्योंकि एक अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है इनके द्वारा ही यह बात कहा गया था। यह बात कहा गया था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 42 में बोलता है बेटा बिहार में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? बिहार में बोलता है कि सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान देश है। बिहार क्या है बेटा? एक कृषि प्रधान देश है। बिहार क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो जब कृषि प्रधान देश है तो सबसे ज्यादा कृषि पे ही होगा। यस या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ क्या होता है, इस चीज को देखना है। सतत विकास का अर्थ होता है भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास करना। भविष्य का मतलब आने वाले कल। आने वाले कल के लिए याद रखिएगा, ठीक है। आने वाले कल के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं? ध्यान में रखते हैं, उसी को हम लोग सतत विकास बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोलता है बेटा? इसमें से हमको बताओ कि मानव पूंजी कौन है? मानव पूंजी कौन है? तो मानव के द्वारा जो पूंजी है खुद का, वो कौन पूंजी है? मशीन होगा ही नहीं, भवन ये भी नहीं होगा, सड़क ये भी नहीं होगा, तो तीनों नहीं होगा तो बचा कौन? शिक्षा। शिक्षा ही क्या? मानव का पूंजी है बेटा। जो तुम पढ़े लिखे रहोगे वही तुमको काम आएगा, क्योंकि अदर कोई चीज काम नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटा? राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत एक ही होता है, क्या होता है बेटा? उत्पादन। आय का मुख्य स्रोत क्या है? उत्पादन। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बोलता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि है? तो याद रखना, राष्ट्रीय आय मापने की विधि देखिए क्या क्या है। तो हम लोग राष्ट्रीय आय को मापेंगे आय विधि से, व्यय विधि से, उत्पादन विधि से। इनमें से सभी हो जाएगा। इनकम मेथड से हम लोग आय मापेंगे, प्रोडक्शन मेथड से मापेंगे और एक्सपेंडिचर मेथड से मापेंगे। सभी के सभी मेथड से हम लोग राष्ट्रीय आय मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ?
तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। क्या था भाई? प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास का संकेतक है? विकास का संकेतक, विकास बाबू संकेत कर रहा है। शिक्षा होगा विकास, आय होगा विकास, स्वास्थ्य रहेगा तो विकास, विकास ही विकास है बाबू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। 48 का राइट आंसर डी। अब देखिए 49 में, 49 में बोलता है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनवीकरणीय संसाधन। कैसा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। ओके, चलिए 49 हो गया। 50, क्वेश्चन नंबर 50, फटाफट सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पंजाब में बोलता है, पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? निम्नकरण का मुख्य, अधिक सिंचाई, निम्नकरण हो जाता है ना। पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक सिंचाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। इक्यावन नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है बिहार में अति जल दोहन से तत्व संदूषण बढ़ गया। तो बढ़ गया, आर्सेनिक के द्वारा बढ़ गया, है ना। बिहार में अति जल शोधन से क्या तत्व बढ़ गया? प्रदूषण। तो आर्सेनिक बल से बढ़ गया। आगे बढ़ो। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। इसे जिस कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुआ। ठीक, बाघ राष्ट्र परियोजना की शुरुआत कब हुआ? तो 1973, ऑप्शन बी सही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक जो कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। भारत में लगभग 98% कोयला का भंडार है गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54, क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या बोलता है। वन किस प्रकार का संगठन है? तो वन जो एक जैव संगठन है। क्या? जैव संगठन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, 55 में बोलता है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोग होती है? रेगुल मृदा, लेंजा, रेगुल मृदा सबसे इम्पोर्टेंट। आगे बढ़िए, इसको बोर्डो पे नहीं ले जा रहा। हेलो, चलिए बाबू बने रहिए, बहुत बच्चे चल जाते हैं सोने के लिए। कांटी तापीय विद्युत कहाँ है? कांटी तापीय विद्युत मुजफ्फरपुर। कांटी तापीय विद्युत कहाँ है? मुजफ्फरपुर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बाबू। अभिषेक, अमन, अर्थी सब बच्चा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में बोलता है क्या है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहर के द्वारा। तो याद रखिएगा, नहर के द्वारा हमें किसी जिले में भी नहीं था। जी हाँ, रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास। सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में होती है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तुमको देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे, जो भारत के
भारत के प्रथम, है ना, प्रथम पीएम रह चुके हैं कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर, 59 नंबर, 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है बाबू? बोलता है वह कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करते हैं? तो एड्रीन। ये एड्रीन जो है वह जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बोलता है रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगुर मृदा का सर्वाधिक स्तर विस्तार किस देश, किस राज्य में? महाराष्ट्र में। रेगुर मृदा का अन्य नाम क्या है? काली मृदा भी कहा जाता है। रेगुर मृदा को एक और किस नाम से जानते हैं? काली मृदा के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में देख लीजिएगा क्या बोलता है कि सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है बाबू? तो उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। यह मयूरभंज जिले में स्थित है। मयूरभंज जिले में स्थित है। याद रखिएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 62 नंबर, 62 नंबर बोलता है निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर बहुत ज़्यादा मंदिर है, आप वहाँ भी घूम सकते हैं। आपको बगल में जाना है तो आप नेपाल जा सकते हैं, उससे थोड़ा सा और बगल जाना है तो सिलीगुड़ी आप जा सकते हैं। तो क्या बोलता है? तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में? तो अंकलेश्वर में स्थित। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोलता है यूनेस्को द्वारा भारत के कितने कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी है? 12। उन यूनेस्को द्वारा कितने जैव आरक्षित क्षेत्रों को दिया है? तो याद रखिए यूनेस्को में 12 दिया गया है, जिसमें जैव आरक्षित क्षेत्र 18 है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है? 18। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोलता है? सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। सोपानी कृषि का नाम लेना बाबू, उसको घर पे ले जाओ। सोपानी कृषि, सोपानी कृषि कहाँ है बाबू? उत्तराखंड। पैंसठ नंबर में क्या बोलता है? वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया? भूकंप। 1934 में भूकंप जो आया था, बहुत ही भयंकर भूकंप आया था। तो 1934 इसका राइट आंसर भूकंप हो जाएगा। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में बोलता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में जो भूकंप आता है, कंपन होता है, उसी से सुनामी स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में बोलता है भारत में सुनामी कब आया था? तो भारत में सुनामी 26 दिसंबर 1904 को आया था। भारत में सुनामी कब आया था? तो 26 दिसंबर 1904 को। 68। 68 नंबर हम लोग देखते हैं, और 68 नंबर में बोलता है भुज किस राज्य में स्थित है? भुज जो है बाबू गुजरात में। भुज गुजरात राज्य में स्थित है। 68 हो गया। 69। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में बोलता है क्या बाबू? किस आपदा का संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना से। तो ये पृथ्वी है और इसके आंतरिक संरचना में क्या होगा वो छोटू सर बताएंगे। तो आंतरिक संरचना सुनामी, क्या हो जाएगा? सुनामी। 69 का सुनामी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोलता है बेटा, भारत का प्रथम उर्वरक षड्यंत्र कहाँ बनाया गया? सिंदरी में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? सिंदरी में बनाया गया। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम उर्वरक षड्यंत्र जो बनाया गया सिंदरी में बनाया गया। चलिए 70 क्वेश्चन हो गया ना। आप लोग एक बार कमेंट करिएगा 70 क्वेश्चन हो गया, कहीं कुछ मिसमैच है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कितने क्वेश्चन को आपने सही किया, कितना क्वेश्चन को आपने अटेंड किया। आपको मात्र 40 क्वेश्चन ही बनाना है। अब आप जो सा क्वेश्चन बनाए होंगे उसका ही आंसर आएगा, याद रखिएगा। तो जितना क्वेश्चन बनाए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए। कहीं पर भी कुछ लग रहा है मिसमैच तो कमेंट करके बता दीजिए, उसको हम सही कर लेंगे। ठीक है। चलिए अभी हम लोग जो एग्जाम पर तैयारी की है ये हम लोग अभी SST क्लास 10th का भी हम लोग क्लास देख रहे थे। अब क्लास 10th में बाबू बड़ा बड़ा चैप्टर है, आप एक बार में समझ नहीं सकते हैं, और समझना है तो अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी भाइयों और बहनों से, जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारे नए और पुराने जितने भी लोग हैं, वीडियो अच्छा लगेगा तो बाबू लाइक कीजिएगा, लाइक हो जाएगा तो बाबू शेयर कर देना, आता है तो शेयर होने के बाद बेटा सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब चैनल डियर जाहिद सर सब्सक्राइब कर लेना, है ना। क्या लिखेगा? डियर जाहिद सर। ओके। तो ओवरऑल हम लोग अभी क्या किए बाबू? ओवरऑल अभी हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव को देखें। कितने ऑब्जेक्टिव को देखें? 70। और 70 में हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर भी करवा दिए और क्वेश्चन का हम लोग एनालाइज भी कर दिए। क्या कर दिए बेटा? एनालाइज कर दिए। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिखाया। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। पहला हम लोग गुणन इन सभी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर आपको हम बता दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।